हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इंडिया जीके में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। आज की टॉपिक है अपना भारतीय जनगणना। तो भारतीय जनगणना जो कि 2011 के आंकड़े हैं, वर्तमान में नई जनगणना हुई नहीं है, तो जो 2011 के आंकड़े हैं उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। और यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से देखिएगा और सारे फैक्ट्स को आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि इस क्लास में से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को, नहीं तो एक दो क्वेश्चंस तो आपको 100% आपको इस क्लास में से देखने की पूरी पूरी संभावनाएं है। तो आप क्लास को अच्छे से नोट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपके क्लास में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथ में आप क्वेश्चन लगाते हुए भी चलिएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज की क्लास एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास शुरू करें। भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा? 70.30, 71.80। वैसे पॉइंट के बाद में जो संख्या होती है उसे साथ में नहीं बोला जा सकता, जैसे 70.30 नहीं बोला जाएगा, 70.30% ऐसे बोलना है। 71.80%, 68.86%, या 69 69.50%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 68.86% जनसंख्या। भारत की कुल 68.8% जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है? तो इसका सही आंसर होगा गांव में निवास करती है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, इससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो सबसे पहले आपको जनगणना से संबंधित और जनसंख्या से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पहले ही बता देता हूं। तो सबसे पहली आपको ध्यान रखना है, भारत में जो क्रमिक रूप से जनगणना शुरू हुई थी वो कब से हुई थी? 1872 में, 1872 में भारत में क्रमिक रूप से जनगणना क्रम से चलने शुरू हो गई थी। और हर 10 साल के अंदर क्या होती है? जनगणना होती है। जनसंख्या की गणना हर 10 साल के अंदर होती है। और इसके साथ साथ में ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यह 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? बहुत बार पूछा जा चुका है यह कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्रता के बाद में अगर आपसे पूछा जाए तो स्वतंत्रता के बाद में ये 7वीं जनगणना थी। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कई बार बच्चों को पूछा जा चुका है कि स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी थी या फिर क्रमिक रूप से कौन सी थी। तो क्रमिक रूप से तो थी ये 15वीं, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में यह 7वीं जनगणना थी। और इस जनगणना से संबंधित 2011 की जो जनगणना है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में होनी चाहिए वो देखिएगा। तो इस जो मतलब जनगणना जो करवाई गई थी उसके महापंजीयक कौन थे? महापंजीयक या फिर जनगणना आयुक्त, उनका नाम भी बहुत बार पूछा जा चुका है। सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली, ये आपको ध्यान रखना है। सी चंद्रमौली जी थे, वो इसके जनगणना आयुक्त के रूप में थे और महापंजीयक के रूप में जाने जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि इस जनगणना में पहली बार किन्नरों की जनगणना को भी शामिल किया गया था। किन्नर जो थर्ड जेंडर के रूप में जाने जाते हैं, उनकी जनगणना, उनको भी इस जनगणना में शामिल किया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और जनगणना कब होती है? जनगणना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को जनगणना दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि हर साल 11 जुलाई को जनगणना दिवस मनाया जाता है। अब देखिएगा, इस जनगणना के अनुसार जो भारत में वृद्धि हो रही थी तो कितने प्रतिशत हुई थी? कितने प्रतिशत थी? मतलब 2001 में जनसंख्या थी अपने भारत की 102 करोड़ के आसपास, 102.87 करोड़ बताया जाता है, 102.87 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर के कितनी हो चुकी थी? जो 2011 में बढ़ के 121.09% हो चुकी थी। 121 करोड़, मतलब ये पहले 1 अरब 2 करोड़ के आसपास थी, जो 1 अरब 21 करोड़ के आसपास पे पहुंच गई थी। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि इसमें और इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो 17.7% की वृद्धि हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है और नोट कर लेना है कि भारत में दशक की वृद्धि कितनी हुई थी 2001 से 2011 की जनगणना में। तो 17.7% की वृद्धि हुई थी। अगर 17.7% की वृद्धि हुई है तो प्रत्येक साल कितनी वृद्धि हुई है ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष 1.82 करोड़, प्रतिवर्ष 1.82 करोड़, 1.82 करोड़ व्यक्तियों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में इस पर इतनी ही जनसंख्या है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या कितनी थी? 1.82 करोड़ थी उस दौरान। तो उस समय जो अपने देश में दशक की वृद्धि हो रही थी उसमें प्रतिवर्ष 1.82 करोड़ व्यक्ति जुड़ रहे थे। ये भी ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर होगा 68.86%। और 68.86% इसमें ग्रामीण है, तो शहरी कितने होंगे इसमें? 31.14%। इसमें क्या हो गया? ये शहरी जनसंख्या हो गई। 100 में से 68.86% हो गए ग्रामीण
और 31.14% हो गए शहरी। और भी बहुत सारे डेटा हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरों की संख्या सर्वाधिक थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन करो तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। एक बार आप क्वेश्चन को रिपीट करके वापस से जरूर पढ़िएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरों की संख्या सर्वाधिक है? क्वेश्चन पूछ रहा है साक्षर, पढ़े लिखे की संख्या सर्वाधिक है, ना कि साक्षरता दर। ज्यादातर बच्चे साक्षरता दर वाला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। साक्षरता दर के हिसाब से वो केरल की तरफ चले जाएंगे, लेकिन साक्षरों की संख्या सबसे ज्यादा कहां है? महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश होगा, केरल होगा या पश्चिमी बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा साक्षर। साक्षर जहां पे जनसंख्या ज्यादा है वहां पे साक्षर लोग भी ज्यादा दिखने को मिलेंगे। भले वहां पे साक्षरता दर में कमी हो, प्रति परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे कि भाई कुल जनसंख्या में से कितने लोग साक्षर हैं, वो तो हो गई साक्षरता दर। लेकिन साक्षरों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर इसको क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष 2011 में किस में राज्यों में साक्षरों की संख्या ज्यादा थी, तो उत्तर प्रदेश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2001 से 2011 के दशक में किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक बढ़ा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा बढ़ा था? केरल, तमिलनाडु, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम। इसका सही आंसर होगा मिजोरम का जो लिंगानुपात था। मतलब लिंगानुपात क्या होता है? जिसमें महिला व पुरुषों की संख्याओं का अनुपात देखा जाता है। प्रति 1000 पर कितनी महिलाएं हैं, वह उस जगह का लिंगानुपात कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो गया मिजोरम। मिजोरम का 68 अंकों के साथ में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 38 अंकों की, 68 नहीं 38 अंकों की इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई थी 2001 से 2011 के बीच में। और सेकंड नंबर पे आता है इसमें अरुणाचल प्रदेश। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 37 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। लिंगानुपात में 37 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई, तो वो तो हो गया अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज्यादा मिजोरम में दर्ज की गई, वो हो गया 38% की वृद्धि देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2001 से 2011 की अवधि के दौरान 2001 से 2011 की अवधि के दौरान देश के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि देश के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट देखी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जम्मू और कश्मीर, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली या दमन द्वीप। इसका सही आंसर होगा दमन द्वीप। इसका सही आंसर क्या होगा? दमन और द्वीप में। दमन और द्वीप में 2001 में लिंगानुपात कितना था? 2001 में लिंगानुपात था 710। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 710 महिलाएं थी, जो कि 2011 में घटकर के कितनी हो गई थी? 618 रह गई थी। महिलाओं की संख्या कितनी रह गई थी? प्रति 1000 पर 618। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस में, सर्वाधिक गिरावट किस में देखी गई? तो इसका सही आंसर होगा दमन व दीव में देखी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 बालकों के पीछे बालिकाओं की न्यूनतम संख्या किस राज्य में है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि प्रति 1000 बालकों के पीछे बालिकाओं की न्यूनतम संख्या किस राज्य में है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा। इसका ज्यादातर बच्चों को आंसर आता होगा। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। इसका सही आंसर होगा हरियाणा में प्रति 1000 पर बालिकाओं की संख्या में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई थी। ये आपको ध्यान में होगा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तो बालिकाओं की संख्या उसमें कितनी थी? प्रति 1000 पर, मतलब 1000 अगर 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं, लड़के हैं, तो उनमें महिलाओं की संख्याओं का अनुपात था 834। मतलब 834 महिलाएं थी प्रति 1000 पर। 834 महिलाएं थी, वो थी हरियाणा में। उसके बाद में आता है पंजाब। पंजाब में 846। सेकंड नंबर पे आपको ध्यान रखना है, प्रति 1000 पर 846 महिलाएं थी, मतलब लड़कियां थी या फिर बालिकाएं थी। 846 बालिकाएं थी। और हरियाणा सबसे नीचे आता है, तो 834 उस पे प्रति 1000 पर 834 बालिकाएं थी। ये बहुत ही सोचनीय और चिंतनीय विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाल लिंगानुपात 0 से 6 क्या हो गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो गया मतलब ये भी 2011 के आंकड़ों के ऊपर ही बात हो रही है, क्योंकि अभी वर्तमान जनगणना हुई नहीं है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के लिए क्या हो चुका है? तो 1000 पर 927 बालिकाएं हैं, 1000 पुरुष पर 919 बालिकाएं हैं, 1000 बालकों पर 945 बालिकाएं हैं, 1000 बालकों पर 930 बालिकाएं। तो इसका सही आंसर होगा 1000 बालकों पर 919 बालिकाएं हैं।
जो कि पूरे पूरे भारत की नोट की गई ओवरऑल पूरे भारत में 1000 बालकों पर 919 बालिकाएं हैं, जो भी काफी चिंता का विषय है। अभी भी बालिकाओं की संख्या काफी कम चल रही है, तो इस वजह से इसका सही आंसर होगा 1000 पर 919 बालिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मानचित्र में किस रेखा के सहारे जनसंख्या सघन बसी हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आपको इसको सही से समझेंगे तो। विश्व मानचित्र में किस रेखा के सहारे जनसंख्या सघन बसी हुई है? अब आप जानते हैं, सबसे आप पहले भारत का मैप देखिएगा। इस प्रकार से ये भारत का जो मैप है, इस प्रकार से जो ये भारत का नक्शा है, यहाँ पे इस भारत के नक्शे में आपको ध्यान में बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है भारत के नक्शे में से? तो आपको ध्यान होगा कर्क रेखा गुजरती है। तो सघन जनसंख्या कहाँ पे बसी हुई है सबसे ज्यादा? तो आपको ध्यान होना चाहिए कर्क रेखा के चारों तरफ सघन जनसंख्या बसी हुई है। विश्व मानचित्र में किस रेखा के सहारे जनसंख्या सघन बसी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा कर्क रेखा। नीचे की तरफ मकर रेखा पड़ती है और बीच में भूमध्य रेखा। तो सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या कौन सी तरफ है? तो कर्क रेखा की तरफ सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका सही आंसर बताइएगा। सबसे कम जनसंख्या महिला साक्षरता किस राज्य में है? इसका आंसर सबको पता होगा वैसे, लेकिन फिर भी आंसर बताइएगा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या बिहार? इसका सही आंसर होगा बिहार। सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम महिला साक्षरता भी बिहार में है और सबसे कम पुरुष साक्षरता भी बिहार में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या पुडुचेरी? इसका पौंडीचेरी नाम है वैसे, और पुडुचेरी भी इसको बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली में है। तो सबसे न्यूनतम कहां पे होगा? सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन से केंद्र शासित प्रदेश में होगा? तो इसका होगा अंडमान व निकोबार। अंडमान व निकोबार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहां पे कितना है? वहां पे आपको ध्यान में रखना है 46 प्रति वर्ग किलोमीटर। और दिल्ली में कितना है? तो 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर में 11,297 लोग हैं। और सबसे कम कहां पे? अंडमान निकोबार में 46 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 में ऋणात्मक रही? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा, नागालैंड, मिजोरम या असम? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? ऋणात्मक रही थी। कितने ऋणात्मक? -2.1% के आसपास नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। और उसके बाद में सबसे कम रही ऋणात्मक के बाद में अगर देखा जाए तो केरल राज्य पूछा जाए तो आपको केरल में 3.6% रही थी। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखना है। अब अपन कुछ एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि 2011 की जनगणना थी, उसका टैगलाइन या फिर उसका जो नारा कहा जाता है, टैगलाइन क्या थी? हमारी जनगणना। लिख लीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। हमारी जनगणना, जनगणना हमारा भविष्य, हमारा भविष्य। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार कई एग्जाम पूछे। थीम लाइन पूछ सकते हैं, टैग लाइन बोल सकते हैं, नारा बोल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, आवर सेंसेस आवर फ्यूचर या हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो जनगणना की गई थी 2011 में, उसमें पहली बार नागरिकों का व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए एनपीआर रजिस्टर बनाया गया था। कौन सा रजिस्टर बनाया गया था? एनपीआर रजिस्टर, राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आई होप जो भी अपन ने एक्स्ट्रा फैक्ट किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।